लायूं की सुबह बेहद सुंदर और शांत, तीस्ता नदी की शांत धारा के समान कलकल बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। तो बच्चों, वहाँ के लोगों की जो जीविका का साधन था, जो अर्निंग ऑफ लाइवलीहुड था, वो क्या था उनका कि पहाड़ी आलू और धान की खेती तथा दारू का व्यापार। सुबह में अकेले ही टहलने घूमने, सुबह में अकेले ही घूमने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। लेखिका घूमने निकली, उसे क्या लगा था कि उसे बर्फ़ देखने को मिलेगी, लेकिन लेखिका को बर्फ़ का वहाँ एक कतरा भी दिखाई नहीं दिया। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। अब समुद्र तट से 14,000 फुट की ऊंचाई पर वे थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। हम लोग जो कहाँ से आते हैं, मैदानी क्षेत्रों से आते हैं, तो हमारे लिए तो बर्फ़ से ढके हुए जो पहाड़ हैं वो किसी स्वर्ग से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। तो वहाँ पर एक युवक ने क्या बताया कि प्रदूषण बहुत अधिक हो रहा है और प्रदूषण के कारण जो स्नोफॉल है वो कम होती जा रही है। पर यदि मैं कटाऊं चली जाऊं तो मुझे वहाँ शर्तिया बर्फ़ मिल जाएगी। क्या बताया कि अगर तुम कटाऊं चली जाओगी तो तुम्हें वहाँ श्योरली बर्फ़ देखने को मिलेगी। कटाऊं यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाऊं जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था। जो कटाऊं था वो अभी पर्यटन स्थल नहीं बना था, वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था, इसी कारण वह सुर्खियों में नहीं आया था, चर्चा में नहीं आया था, वो अभी हाईलाइट नहीं हुआ था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। वह अभी अपने कैसे स्वरूप में था? प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाऊं तो लायूंग से 500 फीट ऊंचाई पर था। बच्चों, कितनी दूर था कटाऊं लायूंग से? 500 फीट की ऊंचाई पर, और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी। तो वह नवयुवक हमसे बातें कर रहा था और उसकी जो पत्नी है वह हमें देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया। थैले में उसने महुआ रखा था, उसे गाय ने खा लिया। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाऊं की ओर। अब लेखिका को उम्मीद है, किस बात की उम्मीद है? कि बर्फ़ देखने को मिलेगी। वह आवेश में थी और उत्तेजित थी। उत्तेजित, एक्साइटमेंट होना। शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू गो टू कटाऊं। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाऊं की ओर। कटाऊं का रास्ता और ख़तरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। तो क्या बताया गया है कि जो कटाऊं का रास्ता था वह और भी अधिक खतरनाक था और उस पर क्या था? धुंध थी और बारिश भी थी। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत थी। सब कुछ बादल में था। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप, जो उनकी जीप थी वो बादलों को जैसे चीरकर जा रही थी। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया। हमने देखा
कि वहाँ के रास्ते बड़े खतरनाक थे और हम सब मौन हो गए, चुप हो गए और उस पर बारिश भी आ रही थी। एक चूक और सब खलास, अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो सब खलास हो जाएगा। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। उन्होंने सांस रोक ली थी, धुंध और फिसलन भरा रास्ता था, संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे कि सावधानी हम पूर्वक हमारी जीप जा रही है या नहीं। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ हमारी सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। इधर अगर हमारी सांस लेने की आवाज़ बंद हो जाए तो समझ लो सब कुछ खलास हो गया। फिर नज़र पड़ी, बड़े बड़े शब्दों में लिखा एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स पेड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी कि दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टले। कि दुर्घटना से अच्छा तो यह है कि देर हो जाए और अगर थोड़ा सा सावधान हो जाओगे तो मौत टल जाएगी। करीब आधे रास्ते बाद धुन छटी, साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाऊ हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। क्या बताया कि जो कटाऊ हैं वो हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्ज़रलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है। तो उसकी जो सहेली थी मणि, वह तो स्विट्ज़रलैंड घूम कर आई थी। उसने क्या कहा कि नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना अधिक सुंदर। हम कटाओं के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ़ के ढके पहाड़ दिखने लगे थे। अब वे कटाओं के करीब आ रहे थे और उन्हें दूर से बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखाई देने लग गए थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था मानो किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। तो बच्चों, जो पर्वत थे वो कैसे दिखाई दे रहे थे? आधे हरे काले दिख रहे थे और लग रहा था कि जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताज़ा बर्फ़ है। लगता है रात में गिरी है यह बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखाई दे रहे थे। अब वो थोड़ा और आगे बढ़े और अब उन्हें बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखाई दे रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ़, जो बर्फ़ थी वो कैसी थी? साबुन के झाग की तरह। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी। तो जीप की खिड़की से सिर निकाल रही थी और दूर दूर तक देख रही थी। क्या दिखाई दे रहा था? चांदी से चमकते हुए पहाड़ दिखाई दे रहे थे। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोछो। राम रोछो क्या होता है? बहुत अच्छा लगना, कि मुझे अच्छा लग रहा है। वह उछल पड़ा। कौन? जितेन। और यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? क्या कहा जितेन ने कि अरे तुमने यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? कौन सी? कि राम रोछो, जब लेखिका ने कहा था। अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा। तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ़ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तभी लेखिका ने क्या देखा कि जैसे चमत्कार हो रहा हो। हल्की हल्की बर्फ़ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिर रही थी। महीन महीन छोटे छोटे। तिमरो माया सेंधे मलाइस्ताव छू, तुम्हारा प्यार मुझे हमेशा रुलाता है। चारों ओर बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह भी।
हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ़ पर कूदने लग गए थे। यहाँ बर्फ़ सर्वाधिक सबसे अधिक थी। घुटनों तक नरम नरम बर्फ़ कहाँ तक थी? घुटनों तक। और कैसी थी? नरम नरम। ऊपर आसमान और बर्फ़ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। जो आसमान था और जो बर्फ़ थे के जो पहाड़ थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे थे। ऐसे लग रहा था कि आसमान तथा पहाड़ एक हो गए हों। कई सैलानी बर्फ़ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। कई पर्यटक ऐसे थे जो बर्फ़ पर लेट गए थे और हर लम्हे की फ़ोटो ले रहे थे, हर लम्हे को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे।